जय हिंद साथियों, नमस्कार। सभी बच्चे ठीक हैं? सभी बच्चों को स्वागत है अपनी क्लास के अंदर। अपनी क्लास की बात करूं तो मैं जीएस से कंसेप्ट चल रहा था, जिसमें हमने जीएस से रिलेटेड काफ़ी मोस्टली क्वेश्चन कवर किए थे। आज की क्लास की जो बात करूं तो आज के कंसेप्ट जो अपने हैं वो स्पेशली रेलवे डी ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि रेलवे डी ग्रुप का अभी 27 नवंबर से एग्जाम स्टार्ट है। जिन बच्चों के एग्जाम 27, 28 या 29 तारीख के आसपास होने हैं, उन बच्चों के एग्जाम सिटी शो कर दी गई है। अपने अपने एग्जाम शहर देख सकते हैं। और जिन बच्चों की एग्जाम सिटी शो नहीं हो रही है वो बच्चे 10 दिन पहले, यानी अपने एग्जाम के 10 दिन पहले एग्जाम सिटी शो कर दी जाएगी। तो सभी बच्चे अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से एग्जाम सिटी चेक कर सकते हैं। उसके बाद रही बात रेलवे डी ग्रुप के अंदर, तो रेलवे डी ग्रुप के लिए अपने ब्रेनबिट ने खास एक मुहिम चलाई है। इस मुहिम के अंदर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, जितने भी पीछे के एग्जाम में रेलवे से रिलेटेड एनटीपीसी हो, रेलवे के अंदर अगर जेई वैकेंसी की बात करें तो हो, या फिर रेलवे के अंदर कांस्टेबल, एसआई, इनके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों के आधार पर और उन क्वेश्चनों से संबंधित हम मेन क्वेश्चन इस चैनल के माध्यम से आपको करवाएंगे। रीजनिंग के अंदर खास स्पेशली एक स्टार्टिंग की गई है, जिसके अंदर जितने भी प्रीवियस ईयर के अंदर जो क्वेश्चन पेपर आए हैं उन क्वेश्चन पेपरों को आपको सोल्व करवाया जाएगा, जिससे आपको टाइमिंग, मेनली आपके टाइम के आधार पर जो शॉर्टकट प्रैक्टिस से रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व करवाए जाएंगे। और अगर रेलवे डी ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए जीएस का मैं 1 घंटे के लिए 100 क्वेश्चनों की एक सीरीज या 100 क्वेश्चनों की एक क्लास भी जारी करूंगा 1-2 दिन के अंदर। रही बात अपने पीछे के क्वेश्चनों की, तो जितने भी क्वेश्चन रेलवे डी ग्रुप या फिर दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी के स्टूडेंट्स के लिए रहने वाले हैं जीएस के पार्ट से, उन क्वेश्चनों की बेहतरीन से बेहतरीन क्लास आप सभी स्टूडेंट्स को दी जा रही है। सभी बच्चे अपनी तैयारी करते रहें, मस्त रहे, खुश रहें, और ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। रेलवे सेंटर एग्जाम काफ़ी होने हैं, अपनी तैयारी को रेगुलरिटी बनाए रखें। कोई ना कोई एक एग्जाम ऐसा आएगा जो जिंदगी का, आपकी लाइफ का आखिरी एग्जाम होगा। उसके बाद आपको ज्वाइनिंग होगी, आपका सिलेक्शन होगा। हम यही आशा करते हैं कि हर एक बच्चे का सिलेक्शन हो। जो मेहनत करने वाला बच्चा है, जो लगातार तैयारी करता रहे, उस बच्चे का एग्जाम श्योर हो। एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस या फिर रेलवे डी ग्रुप के एग्जाम, इन बड़ी भर्तियों के अंदर हर एक बच्चा जो तैयारी करने वाला है वो बच्चा अपना सिलेक्शन श्योर करें। बाकी ज़्यादा बातें न करते हुए, अपने टाइम का अभाव को देखते हुए, रेलवे डी ग्रुप का एग्जाम बिल्कुल समीप होने के कारण हम क्लास शुरू करते हैं। तो अपने जो जीएस की क्लास से रिलेटेड अपना जो आज का क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन है वो स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है। देखो स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स से रिलेटेड आईसीसी वुमेन चैंपियनशिप जो 2025 का हुआ है, वहां से भी क्वेश्चन बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। उसके बाद हॉकी वर्ल्ड कप से रिलेटेड क्वेश्चन ध्यान रखने हैं, फीफा वर्ल्ड कप से क्वेश्चन ध्यान रखने हैं, क्रिकेट के T20 वर्ल्ड कप से रिलेटेड क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। हर शिफ्ट के अंदर स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आज के टाइम में पूछे जाते हैं। अब स्पोर्ट्स से जो क्वेश्चन बनते हैं उनमें से या तो किसी खेल या खिलाड़ियों की संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, जैसे पूछ लिया जाएगा पोलो के अंदर कितने खिलाड़ी हैं, रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या बताओ, वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या बताओ, क्रिकेट के अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं। या फिर काफी बार इन खेल से संबंधित जैसे पूछ लेगा कि बताओ क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है, फुटबॉल ग्राउंड का आकार कैसा होता है, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। या फिर कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड जैसे दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। या फिर कई बार शब्दों से क्वेश्चन दे देते हैं कि स्लो बॉल या फिर वाइड का संबंध किन खेलों से होता है। तो स्पोर्ट्स के जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस टाइप से 5-7 सीरीज के आधार पर क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन अपना आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि हॉकी विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। यानी पूरे वर्ल्ड के अंदर एक टूर्नामेंट होता है जिसे हॉकी वर्ल्ड कप के नाम से जानते हैं। अगर इस हॉकी वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी देश का नाम पूछे, अर्थात कौन से देश के द्वारा इस हॉकी वर्ल्ड कप की मेजबानी की जाएगी, लेकिन उससे पहले जो हॉकी वर्ल्ड कप से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे अगर पूछा जाए कि बताओ हॉकी वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई, तो दोस्तों ध्यान रखना है इस हॉकी वर्ल्ड कप की जो शुरुआत की गई थी वो सन 1971 ईस्वी में की गई थी। अर्थात 1971 ईस्वी से हॉकी वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी, जिसका जो पहला संस्करण करवाया गया था वो प्रथम संस्करण स्पेन देश के द्वारा करवाया गया था। तो दोस्तों स्पेन से शुरुआत हुई थी हॉकी वर्ल्ड कप की। पुरुष टीम की मैं बात करूं और पीछे का जो हॉकी वर्ल्ड कप था 2022 का, वो
15वां संस्करण था, जिसका आयोजन जो करवाया था वो भारत देश के द्वारा करवाया गया था। अर्थात पिछला जो हॉकी वर्ल्ड कप था उसकी मेजबानी करने वाला जो देश था वो अपनी इंडिया देश था। भारत के उड़ीसा राज्य में फाइनल मैच खेला गया था और ये जो फाइनल मैच हुआ था वो जर्मनी और बेल्जियम देश, यानी जर्मनी और बेल्जियम देश के बीच में फाइनल मैच खेला गया था। जिसमें अगर पिछले वर्ल्ड कप की बात करूं, हॉकी के वर्ल्ड कप की, तो जिसमें विजेता जो टीम रही थी वो जर्मनी देश था। अर्थात जर्मनी ने 2022 का हॉकी वर्ल्ड कप का फाइनल मैच जीता था, जिसका संस्करण भारत के द्वारा करवाया गया था। और अब हॉकी विश्व कप हर 4 साल के अंतराल में होने वाला जो 16वां संस्करण है, अर्थात 2026 के अंदर जो हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजक देश रहने वाला है वो बेल्जियम और नीदरलैंड, अर्थात दोनों देश के द्वारा मेजबानी की जाएगी। तो ये खास कंसेप्ट है कि हॉकी वर्ल्ड कप का पिछला संस्करण किस देश के द्वारा आयोजित किया गया, या 2026 के अंदर होने वाला हॉकी वर्ल्ड कप है उसकी मेजबानी करने वाले 2 देश कौन से हैं। तो दोस्तों बेल्जियम और नीदरलैंड के द्वारा हॉकी वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी करवाने वाले, या जो दोनों देश जो हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन करने वाले हैं उनमें बेल्जियम और नीदरलैंड करके। उसके बाद अपने ये कुछ क्वेश्चन कल के क्लास के अंदर कंप्लीट हो चुके थे। जैसे मूलतवा पुरस्कार की बात करूं तो प्राथम एजुकेशन के द्वारा मूलतवा पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। ये अपने कल की क्लास से क्वेश्चन हो चुके थे। आज के क्वेश्चन की बात करें तो इसमें जो आंसर रहा था वो मूलतवा पुरस्कार से संबंधित आंसर रहा था, यानी मूलतवा पुरस्कार को दिया गया था। मूलतवा पुरस्कार प्राथम एजुकेशन को दिया गया था। शेफाली को हरियाणा की राज्य महिला आयोग की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। आदिवासी महोत्सव की बात करें तो इम्फाल के अंदर आयोजित करवाया गया था। उसके बाद खो खो के अंदर 9 खिलाड़ियों की संख्या थी, मैंने ट्रिक के माध्यम से आपके खिलाड़ियों की संख्या बताई थी। आर्टिकल 61 के अंदर राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया लगाई जाती है। महान्यायवादी भारत का सबसे बड़ा वकील 76 है। कनाडा की राजधानी की मैं बात करूं तो ओटावा है। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ब्लू वाटर पॉलिसी गोवा में पुर्तगालियों द्वारा चलाई गई थी। 18वीं लोकसभा में परमाणु ऊर्जा मंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। किशन गंगा जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर झेलम नदी पर स्थित है। उसके बाद हिंदी के लिए जो साहित्य पुरस्कार दिया गया था, बाल साहित्य पुरस्कार सुशील शुक्ला को 1/12 के लिए दिया गया था। 2029 के अंदर अंतरिक्ष मिशन प्रशिक्षण के लिए कैवल्य रेड्डी को चुना गया है। विश्व जलवायु जोखिम सूचकांक जर्मन वॉच के द्वारा तैयार की जाती है। अपना जो आज की क्लास का डेंटन शांति पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन है, अर्थात क्वेश्चन पूछा गया है कि डेंटन शांति पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया। देखो शांति के क्षेत्र में इस पुरस्कार को वितरण किया जाता है, अर्थात शांति के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये पुरस्कार है और इस पुरस्कार को डेंटन शांति पुरस्कार के नाम से जानते हैं। और 2025 के अंदर इस पुरस्कार से जो सम्मानित होने वाले हैं वो सलमान रुश्दी नामक एक उपन्यासकार साहित्यकार हैं। सलमान रुश्दी जो है अमेरिका और ब्रिटिश साहित्यकार हैं, अर्थात अमेरिका व ब्रिटिश साहित्यकार सलमान रुश्दी को 2025 के अंदर डेंटन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सलमान रुश्दी को नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगर मैं बात करूं कि सलमान रुश्दी को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो 1981 में सम्मानित हुए। नोबेल पुरस्कार से 1981 के अंदर सम्मानित हुए थे सलमान रुश्दी करके। तो सलमान रुश्दी को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। और अगर मैं बात करूं किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था तो सलमान रुश्दी को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है 1981 के अंदर, जबकि 2025 के अंदर डेंटन शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है सलमान रुश्दी को। तो ध्यान रखना है, वैसे सलमान रुश्दी का संबंध भारत से भी है, अर्थात मूल भारतीय ब्रिटिश साहित्यकार सलमान रुश्दी को 2025 के अंदर डेंटन शांति पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो अपना जो आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन बी है। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन पूछा गया कि किस देश ने हाल ही में आधिकारिक तौर पर अपना खसरा मुक्त शहर यानी खसरा मुक्त शहर का दर्जा कौन सा देश को प्राप्त हुआ है, जो जिसे खसरा मुक्त दर्जा खो दिया, ऐसा कौन सा देश है। तो दोस्तों ये अगर मैं बात करूं इस रोग की खसरा से रिलेटेड तो ये जीवाणु जनित रोग है जो काफी दिनों पहले
वो देश खसरा मुक्त घोषित किया गया था, लेकिन अभी अचानक से इस रोग के ज्यादा रोगी होने के कारण उस देश से खसरा मुक्त का दर्जा वापस ले लिया गया। अब किसी देश को किसी रोग मुक्त या फिर रोग युक्त घोषित जो किया जाता है वो संस्था WHO के द्वारा किया जाता है। WHO की बात करें तो इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो इस विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा हाल ही में एक देश को खसरा मुक्त का दर्जा वापस लिया। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जो है, इस WHO की स्थापना की बात करें तो 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना होती है और इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। और अगर इसके हेड ऑफिस की बात करें तो इसका मुख्यालय जो स्थित है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है, जिसके इसके वर्तमान महानिदेशक की मैं बात करूं तो वर्तमान जो डायरेक्टर हैं वो डॉक्टर टेड्रोस हैं। ये वो संस्था है जिन्होंने जो वैश्विक महामारी या विश्व महामारी का घोषित की जाती है, जैसे कोरोना के बारे में सबसे पहले जो अलर्ट किया गया था पृथ्वी को, विश्व को, तो WHO संस्था ने इसे वैश्विक महामारी का घोषित किया था। तो इस संस्था ने खसरा मुक्त दर्जा खोया एक देश के अंदर, उस देश का नाम पूछा गया। ये जो रोग है खसरा वो जीवाणु जनित रोग है, यानी जीवाणु जनित रोग है खसरा। अगर बात करूं ये शरीर के किस पार्ट को प्रभावित करते हैं तो श्वसन तंत्र को प्रभावित करने वाला रोग है। अगर पूछा जाए इसका वाहक क्या है तो रुबेला वायरस वाहक है खसरा रोग का। और हाल ही में जिस देश से ये जो खसरा मुक्त देश घोषित किया गया था इससे वापस दर्जा दो लिया गया है, उस देश का नाम कनाडा है। अर्थात कनाडा के अंदर अब इस बीमारी से 95% जो नागरिक है वो ग्रसित पाए गए हैं और इसीलिए WHO ने इस देश से मुक्त जो रोग खसरा मुक्त जो रोग का दर्जा दिया गया था वो रोग का दर्जा वापस लिया गया है। कनाडा अपना आंसर रहने वाला है। जैसे अपने भारत के अंदर भी कुछ ऐसे रोग हैं जो भारत फ्री हो चुका है, उन रोगों से मुक्त हो चुका है। जैसे अगर पूछा जाए चेचक रोग से मुक्त हो चुका है भारत पोलिया रोग से भी मुक्त हो चुका है और ट्रेकोमा रोग से भी भारत को मुक्ति हो चुकी है। यानी भारत 3 बड़े रोगों से 1977 के अंदर चेचक फ्री हो चुका था भारत। पोलिया की बात करें तो 2014 के अंदर पोलिया मुक्त हो चुका था भारत और ट्रेकोमा जो मुक्त हुआ है भारत वो 2017 ईस्वी के अंदर मुक्त किया गया है WHO के द्वारा। ये अगर पूछ ले ट्रेकोमा रोग किस अंग से संबंधित है तो आंख से संबंधित ये ट्रेकोमा जो रोग है इससे भारत को 2017 से मुक्ति मिल गई है। सीधी सी बात यही है दोस्तों कि WHO जो वर्ल्ड की हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो स्वास्थ्य से रिलेटेड स्टेटमेंट देती है, उस WHO ने भारत को 3 रोगों से बाहर निकाल दिया है। अर्थात भारत के अंदर इन 3 रोगों से संबंधित पेशेंट नहीं है। जिसमें अगर पूछे जाए कि भारत को चेचक फ्री कब किया गया तो दोस्तों 1977 के अंदर भारत को 2014 से पोलियो मुक्त घोषित किया गया और ये आंख से संबंधित जो ट्रेकोमा रोग है इससे भारत को WHO ने जो फ्री किया था वो सन 2017 की बात है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में घरेलू प्रयोजन के लिए बिजली का वितरण किस रूप से किया जाता है। अर्थात अपने घरों के अंदर जो बिजली सप्लाई की जाती है घरों के अंदर उस बिजली सप्लाई का वोल्टेज कितना होता है। दोस्तों बिजली सप्लाई का भारतीय घरेलू विद्युत के रूप में जो सप्लाई दी जाती है उसका वोल्टेज 220 वोल्ट से लेकर और हर्ट्ज के अंदर 50 हर्ट्ज में होता है। यानी AC के रूप में जो घरेलू बिजली सप्लाई की जाती है उसका वोल्ट पूछे तो 220 वोल्ट है और हर्ट्ज में इकाई अगर पूछे तो 50 हर्ट्ज इकाई है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि हाल ही में 2025 में बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो यहां दोस्तों 2 बात ध्यान रखनी है अपने को। एक तो देखो होता है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। अगर बात मैं करूं अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की तो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जिसे हाल ही में सम्मानित किया गया है वो 2025 के अंदर जो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं उनका संबंध तो भारत से, अर्थात भारत के बानू मुश्ताक को 2025 के अंदर अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और बानू मुश्ताक ने आर्ट लैप नामक उपन्यास कन्नड़ भाषा में लिखने की वजह से
इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 दिया गया है। अगर इनके संबंध की बात करें तो ये भारत के कर्नाटक राज्य से संबंधित है, लेकिन अपने क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि 2025 का बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो आंसर रहने वाला है दोस्तों डेविड सजेले को 2025 में बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये बुकर पुरस्कार किस उपन्यास के लिए दिया गया है, तो दोस्तों ध्यान रखना है फ्लैश उपन्यास के लिए 2025 में बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाला डेविड सजेले है। जबकि अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 का बानू मुश्ताक को आर्टलैप नामक उपन्यास की वजह से दिया गया। तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है दोस्तों। अगर अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की बात करें तो आंसर अपना 2025 का बानू मुश्ताक है। जबकि 2025 के बुकर पुरस्कार की क्वेश्चन के अंदर बात हो रखी हो तो ध्यान रखना है डेविड सजेले को बुकर पुरस्कार दिया गया है। और फ्लैश नामक उपन्यास के कारण डेविड सजेले को हाल ही में बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। उसके बाद अपना हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर पूछे मुगल न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित थी, यानी मुगलों का राज था, मुगल शासनकाल के दौरान जो फैसला होता था वो किस प्रणाली पर आधारित होता था। मुगल शासनकाल की बात करें तो मुगल शासनकाल के दौरान जो न्यायिक प्रणाली होती थी, यानी न्याय करने का जो फैसला या तरीका जो था वो सीरिया कानून पर आधारित था। अर्थात सीरिया कानून पर आधारित फैसले होते थे और सीरिया कानून को इस्लामी कानून के नाम से भी जाना जाता है। तो सीरिया कानून या इस्लामी कानून से मुगल न्यायिक प्रणाली का समझौता था। इस्लामी कानून बोल सकते हो या फिर न्यायिक प्रणाली या फिर सीरिया कानून के नाम से भी जानते हो। अगर सीरिया कानून के अलावा अगर आज के टाइम की बात करें कि भारत के अंदर आज न्यायिक प्रणाली किस प्रकार की है, तो अपनी जो न्यायिक प्रणाली है वो भारतीय संविधान आधारित न्यायिक प्रणाली है या फिर 1935 के अधिनियम की सिफारिश पर भारतीय न्यायिक प्रणाली के साथ प्रक्रिया की जाती है। लेकिन अगर मुगल वंश के टाइम की बात करें तो सीरिया या इस्लामी कानून पर आधारित न्यायिक प्रणाली थी। तो अपना जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। उसके बाद 78 जो नंबर क्वेश्चन है कि जैसे आंकड़े आते हैं, इंडेक्स आते हैं कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर बना, भारत का सबसे गंदा जो शहर है वो मदुरै शहर को घोषित किया गया। ये जो इंडेक्स आती है ये किसी क्षेत्र के कितने आंकड़ों या कितने सैंपल पर आधारित होते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में वायु गुणवत्ता जो जांची जाती है उसके मापने के जो प्रदूषक घटक है उनकी संख्या कितनी है, यानी कितने घटकों पर मापा जाता है। तो किसी शहर की प्रदूषणता या फिर उस शहर की स्वच्छता को मापना हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड पर आधारित होता है, यानी कुछ घटक कुछ गैसों का ऑक्सीकरण करके और उस गैस की जांच करके उस शहर को सबसे स्वच्छ या गंदे शहर का दर्जा दिया जाता है। या फिर ओजोन मापी जाती है या फिर नाइट्रस ऑक्साइड के माध्यम से भी उस शहर की स्वच्छता का पता लगाया जाता है। ऐसे अगर पूछ ले कितने स्लेबों पर आधारित अपनी गुणवत्ता जो मापी जाती है सूचकांक के अंदर, वो आंसर 8 यानी 8 गुणवत्ता के आधार पर किसी शहर को स्वच्छ शहर या फिर किसी शहर को प्रदूषित शहर का दर्जा दिया जाता है। अब बात मैं ये करूं कि किस मंत्रालय का काम है कि किसी शहर को शुद्ध या फिर शुद्ध शहर या फिर सबसे गंदे शहर का जो दर्जा दिया जाता है वो जल व पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा इन शहरों के अंदर जो शहर है उन शहरों के अंदर उनकी गुणवत्ता 8 स्लेबों पर माप के उस शहर को स्वच्छ शहर या फिर गंदे शहर का दर्जा दिया जाता है। तो मंत्रालय भी ध्यान रखना है कितनी स्लेबों पर आधारित होती है गुणवत्ता किसी शहर की वायु गुणवत्ता, तो 8 स्लेबों पर आधारित ये गुणवत्ता मापी जाती है। तो अपना ऑप्शन जो है वो बी आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय या संयुक्त राष्ट्र महिला रिपोर्ट दुनिया में महिला सांसदों का सबसे ज्यादा परसेंट किस देश में, यानी ऐसा कौन सा देश है जिसके अंदर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट महिला सांसदों की जो संख्या है वो सर्वाधिक है। देखो अगर बात करें 18वीं लोकसभा अपने भारत की मैं अगर बात करूं तो 18वीं लोकसभा के अंदर महिला सांसदों की संख्या की बात करें दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है वैसे, क्योंकि महिला सशक्तिकरण की बात भारत सरकार करती है तो पूछा जा सकता है कि वर्तमान लोकसभा के अंदर महिलाओं की संख्या कितनी है। तो दोस्तों अपने वर्तमान में 18वीं लोकसभा में जो महिला सांसद की संख्या है वो संख्या 74 है। अर्थात लोकसभा के अंदर कुल 543 में से
543 सदस्यों में से 74 महिला सांसद 18वीं लोकसभा में चुने गई है। और इसका परसेंटेज की बात करें तो 14% महिला सांसदों की संख्या 18वीं लोकसभा में। अगर मैं राज्यसभा की बात करूं तो राज्यसभा के अंदर जो महिला सदस्यों की संख्या है वो वर्तमान में 47 है। और 1952 की बात करें तो पहली जो संसद का निर्माण हुआ था उस समय महिला सांसदों की संख्या 15 थी। यानी 250 राज्यसभा सीटों में से वर्तमान के अंदर 47 राज्यसभा में महिला सदस्य हैं। 1952 पहली जो राज्यसभा का निर्माण हुआ था 13 मई 1952 को, उस समय राज्यसभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। अपने भारत के अंदर अगर सांसदों की बात करें तो सांसदों की संख्या 74 है। और ये स्थिति डाउन ही हुई है दोस्तों, यानी जो पिछली लोकसभा थी 17वीं लोकसभा, इसी 17वीं लोकसभा की मैं बात करूं तो महिला सांसदों की संख्या 78 थी। अब की बार 4 अंक घटकर महिला सांसदों की जो संख्या बची है वो 74 बची है। यानी लोकसभा की कुल सीटों का 14% महिला सांसद भारत के अंदर है। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र जो महिला रिपोर्ट तैयार करती है उस रिपोर्ट के मुताबिक विश्व का ऐसा कौन सा देश है जिसके अंदर सांसदों के अंदर महिला सांसदों की संख्या सबसे ज्यादा है? तो अपना आंसर जो रहने वाला है वो रबाडा देश है। यानी रबाडा जो देश है उस देश के अंदर कुल सांसदों में से 64% महिला सांसद की संख्या है। तो सबसे ज्यादा विश्व के अंदर महिला सांसदों की संख्या वाला देश अगर पूछे तो दोस्तों ध्यान रखना है रबाडा देश विश्व का सर्वाधिक महिला सांसदों वाला देश है। उसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुनाव में इस्तेमाल होने वाली एमिट स्याही, चुनाव में इस्तेमाल होने वाली एमिट स्याही में कौन सा रासायनिक यौगिक मौजूद होता है? यानी किसकी बनी होती है एमिट स्याही जो इलेक्शन के टाइम में काम में ली जाती है? तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो एमिट स्याही ये चुनाव के रूप में काम में ली जाती है वो सिल्वर नाइट्रेट की बनी होती है। और सिल्वर नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र की बात करें तो दोस्तों सिल्वर नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है AgNO3। यानी AgNO3 जो है वो सिल्वर नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है। और जो इलेक्शन के टाइम में फिंगर के अंदर जो स्याही का प्रयोग किया जाता है इलेक्शन डिपार्टमेंट निर्वाचन आयोग के द्वारा वो सिल्वर नाइट्रेट की बनी हुई होती है। इसमें 2 तत्व मिलकर इस स्याही का निर्माण करते हैं, एक तो सिल्वर अयस्क से और एक नाइट्रेट से रिलेटेड। और इसे तैयार किस स्थान से किया जाता है? तो दोस्तों ये एमिट स्याही जो बनती है वो मैसूर शहर से तैयार की जाती है। और मैसूर जो है वो कर्नाटक का शहर है, अर्थात कर्नाटक के मैसूर शहर से जो इलेक्शन के टाइम में जो स्याही काम में ली जाती है जो सिल्वर नाइट्रेट या AgNO3 की बनी होती है वो मैसूर कर्नाटक से निर्मित होती है। और इस एमिट स्याही को लूनूर कास्टिक के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों अगर सिल्वर नाइट्रेट का नाम ना आए और पूछा जाए कि ये जो एमिट स्याही है ये किसकी बनी होती है तो हम इसका उपनाम अन्य नाम अगर बात करें तो इसे लूनूर कास्टिक के नाम से भी जाना जाता है, जिसे सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के रूप में प्रयोग में किया जाता है। और इलेक्शन के टाइम में ये स्याही प्रयोग में ली जाती है। और इसका निर्माण अगर बात करें तो कर्नाटक के मैसूर शहर में होता है। उसके बाद मैं बात करूं कि बर्मा, जिसे आज के टाइम में म्यांमार देश बोलते हैं, बर्मा या फिर म्यांमार, बर्मा और म्यांमार देश जो है उसे भारत से कब अलग किया गया? यानी इस देश को जिसे हाल ही में म्यांमार के नाम से जाना जाता है उस बर्मा देश को भारत से कब अलग किया गया? तो ये भारत का अभिन्न अंग था। और इसे 1 अप्रैल 1937 से भारत से पृथक किया गया, अर्थात भारत से अलग किया गया। तो अपना ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन है। और अगर पूछा जाए किस एक्ट की सिफारिश पर भारत से बर्मा अलग हुआ तो 1935 के अधिनियम की सिफारिश पर भारत से बर्मा भाग को अलग किया गया। इसी बर्मा को 1989 से म्यांमार के नाम से जाना जाता है, अर्थात भारत का पड़ोसी देश जो बर्मा है
उसे सन 1989 ईस्वी से म्यांमार देश के नाम से जाना जाता है। और मैं बात करूं ये भारत का पड़ोसी देश भारत के साथ कुल कितने किलोमीटर की सीमा का निर्माण करता है, तो 1643 किलोमीटर की सीमा इस देश की भारत के साथ लगती है, जिसमें भारत के 4 राज्य इस पड़ोसी देश के साथ सीमा बनाते हैं। अगर उन स्टेटों की बात करें तो नंबर 1 स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। नंबर 2 स्टेट की बात करें तो नागालैंड स्टेट की सीमा भी म्यांमार से लगती है। उसके बाद तीसरा जो स्टेट है उस स्टेट का नाम मणिपुर है। और उसके बाद चौथा जो स्टेट है भारत का वो राज्य मिजोरम है। अर्थात बर्मा जो है उसे 89 के बाद म्यांमार के नाम से जाना गया। वो भारत का कभी ना कभी अभिन्न अंग हुआ करता था और ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा 1935 के एक्ट की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1937 से भारत से अलग किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले अपने भारत से अलग हुआ ये बर्मा देश वर्तमान में म्यांमार के नाम से जाना जाता है। अगर इस म्यांमार देश की राजधानी की बात करें तो दोस्तों इस म्यांमार देश की जो राजधानी है वो है नाए पाए ताओ। अर्थात नाए पाए ताओ जो है वो म्यांमार देश की राजधानी है। और इस म्यांमार देश की करेंसी की मैं बात करूं अर्थात करेंसी को किस नाम से जानते हैं तो दोस्तों इस देश की करेंसी क्यात के नाम से जानी जाती है। और ये भारत का पड़ोसी देश भारत के 4 राज्यों से 1643 किलोमीटर की सीमा बनाता है, जिसमें भारत के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम राज्य से संबंध रखने वाला म्यांमार देश कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, भारत का अभिन्न अंग हुआ करता था, जिसे 37 से पृथक कर दिया गया है ब्रिटिशों के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसंधान डिजाइन एवं मानक संगठन। देखो ये जो रिसर्च सेंटर है जो डिजाइन और मानक का काम करता है, अगर पूछा जाए ये कौन से मंत्रालय से रिलेटेड है तो ये रेल मंत्रालय से रिलेटेड है। दोस्तों रेल मंत्रालय के द्वारा इसका निर्माण किया गया। अर्थात रेल मंत्रालय के द्वारा अनुसंधान डिजाइन एवं मानक संगठन की स्थापना की गई थी। और इसका काम जो है वो रेलवे तकनीक व सहयोगी के रूप में कार्य करता है ये संस्था। और इस संस्था का जो लेखा जोखा है वो भारत का रेल मंत्रालय मैनेजमेंट करता है। इस संगठन की जो स्थापना की गई वो सन 1957 से स्थापित है। और ये भारत के कौन से शहर में है, अगर ये पूछा जाए तो ये भारत के लखनऊ शहर में अर्थात उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ शहर है इस शहर में इस संगठन का मुख्यालय है, जो विशेष करके रेलवे डिजाइन या फिर रेलवे के अंदर नई टेक्नोलॉजी में सहयोगी संस्था है, जो रेल मंत्रालय के अधीन कार्यरत 1957 ईस्वी से स्थापित है। इसकी स्थापना लखनऊ शहर में की गई। उसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतिहास में लाख बख्श के नाम से किस शासक को जाना गया? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, अहमद शाह और कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी इतिहास में ऐसा कौन सा शासक है जिसे लाख बख्श कहा गया? दोस्तों इस राजा को लाखों का दान करने के लिए लाख बख्श कहा जाता है, या फिर इसी शासक को दानवीर के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं इस राजा की बात करूं तो इस शासक को कुतुबुद्दीन ऐबक कहा जाता है। अर्थात शासक कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे उसे लाखों का दान करने के लिए लाख बख्श या फिर दानवीर की उपाधि से सम्मानित किया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है भारत में मुगल वंश का संस्थापक भी कहा जाता है। अर्थात भारत में मुगल वंश की नींव किसके द्वारा रखी गई थी तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और अगर पूछा जाए कि गुलाम वंश की नींव रखी गई। अगर बात करें कि कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी का जो गुलाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने लाहौर से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की थी। यानी इनका जो राज्याभिषेक हुआ था वो पाकिस्तान के लाहौर शहर में हुआ था। और इसी लाहौर से दिल्ली सल्तनत की जो शुरुआत करने वाला शासक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिन्होंने भारत पर 1206 से लेकर 1210 अर्थात 4 वर्ष तक शासन किया था। 1210 में इनकी मृत्यु होती है। और पूछा जाए यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भाई कौन सा
शासक है जो पोलो या फिर चौगान खेलते हुए मृत्यु हुई। तो पोलो या फिर चौगान खेलते हुए जिस राजा की मृत्यु हुई थी वो गुलाम वंश के शासक के कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जिनका जून 1210 ईस्वी में देहांत हुआ था। अगर बात करें कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गुलाम वंश का नेक्स्ट शासक कौन बना था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश को गुलाम वंश का अगला राजा शासक घोषित किया जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण भी करवाया था। अब यहाँ से दो सस्पेंस के क्वेश्चन बनते हैं। अगर पूछा जाए कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी, तो आंसर रहने वाला है ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। और अगर पूछा जाए कुतुब मीनार को पूर्ण किसने करवाया था, तो शासक रहने वाला है गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को इतिहास में गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। तो गुलामों का गुलाम कहा जाने वाला राजा इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूर्ण करवाया था और इसी इमारत को सन 1991 से यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ये इमारत की बात करें तो ये दिल्ली के महरौली क्षेत्र में स्थित है, अर्थात महरौली दिल्ली में निर्मित कुतुब जो मीनार है उस कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया था। जबकि इस कुतुब मीनार की नींव रखने वाला शासक पूछे तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जिनको भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है। एक राजस्थान में 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण भी किस राजा ने करवाया था, तो राजस्थान में अजमेर के अंदर 2.5 दिन का जो झोपड़ा बनवाया था उस झोपड़े का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। यहाँ विग्रह राज चतुर्थ के द्वारा संस्कृत पाठशाला स्थापित थी। इसी संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर इस गुलाम वंश के राजा कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया था, जिसमें 2.5 दिन के उर्स का आयोजन वर्तमान में भी किया जाता है। तो अगर पूछा जाए लाख बख्श या लाखों का दान करने के लिए किस राजा को लाख बख्श या दानवीर के नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश के संस्थापक हैं इन्हें लाख बख्श कहा जाता है, जो गुलाम वंश के शासक भारत पर 4 साल 1206 से लेकर 1210 तक शासन किया था। देखो भारत के अंदर वंदे भारत नमो भारत यानी भारत के अंदर ट्रेनें चलती हैं, उनमें ऐसी कौन सी ट्रेन है जिसको पहले ट्रेन 18 के नाम से जानते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अगर पूछा जाए कि ऐसी कौन सी ट्रेन है जिसे प्राचीन समय में ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था, या फिर ट्रेन 18 को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। अभी रेलवे का एग्जाम है और ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछे तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि ट्रेन से रिलेटेड नहीं क्वेश्चन पूछेगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर बात करें भारत में रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई, तो दोस्तों भारत के अंदर जो ट्रेन की शुरुआत होती है वो 16 अप्रैल 1853 को की जाती है और इस समय भारत के वाइसराय जो थे वो लॉर्ड डलहौजी थे, अर्थात लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेल का जनक कहा जाता है। डलहौजी के समय में भारत में रेल की शुरुआत हुई और इसीलिए डलहौजी भारत में रेल का जनक कहलाया, जिसने 1853 के अंदर भारत में रेल की शुरुआत की थी। और ये जो रेलगाड़ी भारत में पहली बार चली थी वो महाराष्ट्र के मुंबई शहर से लेकर जो सपनों की नगरी है यहाँ से लेकर ठाणे के बीच में पहली बार रेल परिवहन की शुरुआत डलहौजी के द्वारा की गई थी। उसके बाद बात करें क्वेश्चन की कि ऐसी कौन सी ट्रेन है जिसे ट्रेन 18 को अब वर्तमान में किस नाम से जानते हैं। एक समिति से भी रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। देखो पूछा जाए कि एटवर्थ समिति का संबंध किससे है, तो दोस्तों ध्यान रखना है एटवर्थ जो समिति है उस समिति का संबंध भी रेल परिवहन से है और ये 1927-28 से स्थापित समिति है, अर्थात 1927-28 से रेल बजट जो है वो सामान्य बजट से अलग पेश किया जाता था। यानी एटवर्थ समिति की सिफारिश पर रेल बजट को सामान्य बजट से अलग पेश किया जाता था। अगर समिति पूछे तो एटवर्थ समिति की सिफारिश पर, लेकिन अब वर्तमान में मोदी सरकार ने जो है वो रेल जो बजट है वो आम बजट के साथ ही पेश किया गया है। और रेल बजट को आम बजट के साथ कब
कब से पेश किया जा रहा है, तो 2017 के अंदर विवेक देबरॉय की सहमति से, यानी विवेक देबरॉय समिति की सहमति से ये दोनों बजट संयुक्त रूप से एक साथ पेश किए गए। तो रेल से रिलेटेड काफी क्वेश्चन है। रेल की शुरुआत, एटवर्थ समिति, विवेक देबरॉय समिति का संबंध बताओ। तो रेल बजट को आम बजट के साथ पेश किया गया पहली बार 2017 के अंदर। उसके बाद जो ये ट्रेन 18 है, इसे वर्तमान में किस नाम से जानते हैं, तो इसे वर्तमान में वंदे भारत ट्रेन का नाम दिया गया है, अर्थात वंदे भारत ट्रेन कहलाती है अगर मैं बात करूं ट्रेन 18 का नाम। और इस वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की बात करें तो इस ट्रेन की जो शुरुआत हुई थी वो 15 फरवरी 2019 को, 15 फरवरी 2019 को इस ट्रेन की शुरुआत होती है। ये हायर स्पीड ट्रेन है भारत की। हायर स्पीड मतलब तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी है। और ये जो हायर स्पीड ट्रेन का निर्माण अगर मैं बात करूं कहाँ से निर्माण हुआ, तो चेन्नई के अंदर इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है, जो रेल निर्माण का रेलगाड़ी बनाने का काम करती है, उस कोच फैक्ट्री के द्वारा इस ट्रेन का निर्माण किया गया, जिसे पहले ट्रेन 18 और वर्तमान में वंदे भारत के नाम से जाना गया। इसकी शुरुआत या पहला जो ट्रायल था वो दिल्ली से लेकर वाराणसी के बीच था, अर्थात दिल्ली से वाराणसी के बीच में वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत 15 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री के कर कमलों के द्वारा अर्थात नरेंद्र मोदी के द्वारा ये शुरुआत की जाती है, जिसे पहले ट्रेन 18 और वर्तमान में वंदे भारत ट्रेन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से भी ध्यान रखना है कहाँ से शुरू होती है, किस स्थान से शुरू होती है, या फिर ऐसा कौन सा स्टेशन है, या फिर कब वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की गई। इस प्रकार के क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो ध्यान रखना है। ये जो ट्रेन या फिर भारत में रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई, या फिर विवेक देबरॉय समिति का संबंध किससे है, तो वायु परिवहन, रेल परिवहन, कृषि, कोई भी ऑप्शन बना सकते हैं, अपने ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं विवेक देबरॉय समिति तो रेल परिवहन से है, जो आम बजट को रेल बजट से अलग पेश किया गया। उसके बाद किस देश में कार्तिक नृत्य महोत्सव, ऐसा कौन सा देश है जिसके, देखो जरूरी नहीं कि अपने स्टेट के अंदर जो नृत्य, फोक डांस या शास्त्रीय नृत्यों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं, क्योंकि रेलवे पुलिस के अंदर अभी एसआई और कांस्टेबल के जो एग्जाम हुए थे उनमें देशों से रिलेटेड क्वेश्चन बन के आए थे, और इसीलिए हमने भी एक देश से क्वेश्चन लिए हैं जो एक प्रसिद्ध नृत्य है जिसे कार्तिक नृत्य महोत्सव के नाम से जानते हैं। इस महोत्सव का आयोजन किस देश में किया जाता है, इस महोत्सव का जो आयोजन है वो 10 दिन तक किया जाता है, अर्थात ये 10 दिवसीय महोत्सव है जिसे कार्तिक नृत्य महोत्सव के नाम से जानते हैं। और इसका जो अंतिम दिन होता है अर्थात जो 10वां दिन होता है वो कार्तिक पूर्णिमा का दिन होता है। यानी इस महोत्सव का समापन की मैं बात करूं तो कार्तिक पूर्णिमा के अंदर दोस्तों इस महोत्सव का समापन होता है। और इस महोत्सव का आयोजन जिस देश के द्वारा किया जाता है वो देश है नेपाल देश, यानी अपना सी ऑप्शन राइट रहेगा। नेपाल देश के द्वारा इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है। नेपाल की राजधानी की बात करें तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल की जो राजधानी है वो काठमांडू है, ध्यान रखना है। भारत का पड़ोसी देश है जिसमें कार्तिक नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है, अर्थात ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल राइट रहेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी क्रांति को बढ़ावा देने हेतु मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन का के लिए अब कितना बजट दिया गया है। मिट्टी क्रांति, देखो एक तो ये याद हो गया, अगर पूछा जाए श्वेत क्रांति, ये क्रांति से रिलेटेड कृषि के अच्छे पार्ट बनते हैं। अगर पूछा जाए श्वेत क्रांति का संबंध बताओ, या फिर पूछा जाए हरित क्रांति किससे रिलेटेड है, हरित क्रांति का संबंध बताओ, या फिर पूछा जाए रजत क्रांति से किससे संबंधित है रजत क्रांति, या फिर गोल क्रांति का संबंध बताओ, या फिर भूरी क्रांति किससे रिलेटेड है। ये किसी खाद्यान्न या फिर किसी भी वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्रांतियां लाई जाती है। उन क्रांतियों, काफी क्रांतियां बच गई है, जैसे लाल क्रांति का संबंध किससे है,
काली क्रांति का संबंध किससे है। लेकिन श्वेत क्रांति की मैं बात करूं तो दुग्ध उत्पादन बढ़ावा देने के लिए, दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई। वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति खाद्यान्न फसलों का बढ़ावा, चावल और गेहूं को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रांति की शुरुआत की जाती है। अंडा उत्पादन या अंडा को बढ़ावा देने के लिए रजत क्रांति है। आलू को बढ़ावा देने के लिए, आलू का उत्पादन बढ़ाने के लिए गोल्ड क्रांति सरकार के द्वारा लाई जाती है। रासायनिक उर्वरक यानी उर्वरक खाद का बढ़ावा देने के लिए भूरी क्रांति की शुरुआत की जाती है। और अगर मीठी क्रांति पूछा जाए तो मधुमक्खी पालन और शहद के लिए, यानी मीठी क्रांति का संबंध पूछे तो शहद से संबंधित है। और इस मीठी क्रांति के लिए 2020-21 के बजट से लेकर, इसकी अवधि पूछे तो 2020-21 से लेकर 2025-26 के बीच के इन 5 सालों के लिए सरकार द्वारा जो बजट पेश किया गया वो बजट है 500 करोड़ रुपए। इकोनॉमिक्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अब की बार जो बजट पेश किया गया उसमें मधुमक्खी कृषकों के लिए, मधुमक्खी पालन किसानों के लिए या शहद मिशन के लिए कितने रुपए स्वीकृत किए गए। तो दोस्तों 500 करोड़ रुपए अब की बजट में 20-21 से लेकर 25-26 तक की अवधि में 500 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। उसके बाद अगर पूछा जाए प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल का दर्जा पाने वाला एकमात्र भारतीय उद्यान का नाम क्या है, यानी भारत का ऐसा कौन सा उद्यान, राष्ट्रीय नेशनल पार्क है जिसे यूनेस्को के अंदर विश्व धरोहर स्थल में और इसको मिश्रित श्रेणी में शामिल कर रखा है। मिश्रित श्रेणी का मतलब प्राकृतिक भी है और सांस्कृतिक श्रेणी का दर्जा भी दे रखा है, अर्थात प्राकृतिक और सांस्कृतिक श्रेणी में शामिल, यूनेस्को की मिश्रित श्रेणी में शामिल एकमात्र भारत का उद्यान कौन सा है। तो इसका आंसर रहने वाला है कंचनजंगा नेशनल पार्क, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये जो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत के सिक्किम राज्य में स्थित एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है, ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसे प्राकृतिक और सांस्कृतिक के अंदर विश्व धरोहर सूची में विरासत में शामिल कर रखा है। और इसे जो यूनेस्को में शामिल किया गया था कंचनजंगा नेशनल पार्क को, वो बात है 2016 की, यानी 2016 के अंदर इस कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को जो सिक्किम स्टेट में स्थित है इसे यूनेस्को की धरोहर सूची में मिश्रित श्रेणी में शामिल किया गया, जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों आधारित श्रेणी है। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इंपॉर्टेंट है, कंचनजंगा ध्यान रखना है जो सिक्किम स्टेट में। उसके बाद किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में किस शहर को भारत का सबसे गंदा शहर घोषित किया गया। देखो उस शहर की वायु गुणवत्ता के आधार पर किसी शहर को क्लीन सिटी या फिर भारत के गंदे शहरों का दर्जा दिया जाता है। अगर गंदा शहरों की बात करें और ये जल व पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा शहर का दर्जा दिया जाता है। अगर गंदा शहरों की बात करें तो सबसे जो टॉप सबसे गंदा जो शहर है वो मदुरै शहर को दर्जा दिया गया है, जो तमिलनाडु स्टेट का शहर है। अर्थात भारत का सबसे जो गंदा शहर का दर्जा दिया गया है वो तमिलनाडु का मदुरै शहर है। नंबर 2 में बात करूं तो दोस्तों लुधियाना शहर दूसरा सबसे गंदा शहर है जो पंजाब के अंदर स्थित है। 3rd शहर की बात करें तो चेन्नई जो शहर है वो 3रे नंबर पर सबसे गंदा शहर है जो तमिलनाडु राज्य का शहर है। उसके बाद नंबर 4 बात करें तो रांची 4थे स्थान पर रहा जो झारखंड स्टेट का राज्य शहर है। और उसके बाद 5वां जो शहर था सबसे गंदा शहर वो बेंगलुरु शहर था जो कर्नाटक राज्य का है। अब कहीं से भी क्वेश्चन बना ले, अगला कहीं से भी ऑप्शन उठा ले कि बताओ भारत का सबसे गंदा शहर कौन सा है और उसमें मदुरै ऑप्शन ना दे, तो ये 5 सीरीज के शहर ध्यान रखने हैं। मदुरै टॉप 1 नंबर पे सबसे गंदे शहरों में, लुधियाना नंबर 2, चेन्नई 3, रांची 4 और बेंगलोर 5वां शहर है। और अगर स्वच्छ शहर की बात करें कि किन शहरों को स्वच्छ शहर का दर्जा दिया गया है, तो अगर स्वच्छ शहर में सबसे जो स्वच्छ शहर भारत का घोषित किया गया है वायु सर्वेक्षण या पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा, वो शहर है इंदौर शहर, यानी सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा
इंदौर को दिया गया है और ये मध्य प्रदेश राज्य का शहर है और ये सातवीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है। यानी लगातार 7 सालों से जो सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया जा रहा है वो मध्य प्रदेश का इंदौर शहर को सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा मिला है। उसके बाद अगर इसमें नंबर 2 की बात करें तो दूसरा जो सबसे स्वच्छ शहर है वो सूरत है और सूरत गुजरात राज्य का शहर है। और थर्ड शहर की बात करें यानी तीसरा सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा किसे दिया गया है तो इंदौर है, उसके बाद सूरत है और थर्ड जो शहर है वो लखनऊ शहर है जो स्वच्छता की श्रेणी में तीसरे स्थान पर रहा। अब स्वच्छ शहर पूछे तो 1 नंबर पे इंदौर है और सबसे गंदे शहर की बात करें तो तमिलनाडु का मदुरै शहर है, जिसे सभी शहरों के अंदर या 10 लाख से अधिक आबादी के जो क्षेत्र होते हैं उससे शहरों की श्रेणी में शामिल किया जाता है और इसमें मदुरै थर्ड स्थान पर रहा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो थे ये खास करके सेंटर के एग्जाम के लिए फिर रेलवे डी ग्रुप और दिल्ली पुलिस या फिर एसएससी जीडी के अंदर पूछे जाने वाले सवाल हैं। अभी 2024 के जो एग्जाम हुए थे उनके अंदर इन्हीं क्वेश्चनों पर आधारित क्वेश्चन बने थे। 24 के अंदर स्वच्छ शहर पूछा गया था जिसका आंसर इंदौर ही था क्योंकि वो तो लगातार 7 बार स्वच्छ शहरों की श्रेणी में शामिल है। लेकिन अभी जो 2026 की मार्च अप्रैल तक जितने भी ये सेंटर लेवल के एग्जाम होने हैं वहां तक इन 3-4-5 महीनों के अंदर अंदर आप लगातार अगर जीके की क्लास देखते रहोगे तो आपकी अच्छा नॉलेज बढ़ेगा, साथ साथ में आपके लिए हेल्पफुल क्लासें रहेगी। बाकी अगर बात करें तो 1-2 दिन के अंदर रेलवे डी ग्रुप के बच्चों के लिए खास एक बड़ी वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर लगभग 100 क्वेश्चन हम फास्टली रिवाइज करेंगे जो एक हेल्पफुल क्लास से रहेगी एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए। बाकी अपनी तैयारी निरंतर करते रहिए, लगातार अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए, आपका सिलेक्शन श्योर होगा। आप भी कभी ना कभी सरकारी कर्मचारी कहलाओगे, यही हमारी दुआएं हैं, यही आपके साथ हमारा सहयोग है। जय हिंद, जय भारत साथियों।